क्या कोई यकीन करेगा अगर ये कहा जाए कि बॉलीवुड की सबसे मशहूर और डरावनी फिल्मों में से एक में असल में कोई भूत था ही नहीं। मतलब ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि फिल्म तो हॉरर के नाम से ही जानी जाती है। हाँ, बिल्कुल अजीब लगता है। आमतौर पर जब भी हॉरर या भूतिया कहानियों का जिक्र होता है तो दिमाग में तुरंत एक जानी पहचानी सी तस्वीर उभर आती है। वही पुरानी वीरान हवेली, सीढ़ियों की चरमराती हुई आवाजें। एकदम सही। और अचानक से बुझती हुई मोमबत्तियां और अंधेरे कमरों में छिपे हुए खतरनाक साए। हमेशा यही लगता है कि जो डर है वो उन बंद दरवाजों के पीछे कहीं छिपा है। सही बात है। लेकिन आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो इस पूरे नजरिए को पलट कर रख देगा। तो चलिए इसको समझते हैं। ये सोचना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान हमेशा से ये मानना चाहता है कि जो भी चीज उसे डरा रही है उसका वजूद उसके शरीर या दिमाग के बाहर है। कोई बाहरी ताकत। राइट। कोई बाहरी ताकत जिसे देखा जा सके, जिससे लड़ा जा सके, या कम से कम जिससे भागकर अपनी जान बचाई जा सके। हाँ, क्योंकि जब डर को एक चेहरा मिल जाता है तो उससे निपटना थोड़ा आसान लगने लगता है। बिल्कुल। लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब हमें ये एहसास हो कि दानव बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर बैठा है। और यही बात आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का मुख्य विषय है। आज हम उन सोर्सेज, रिसर्च आर्टिकल्स और साइकोलॉजिकल नोट्स को खंगालेंगे जो मशहूर फिल्म भूल भुलैया के नैरेटिव का पूरा विश्लेषण करते हैं। और हमारे सोर्सेज ये साफ बताते हैं कि ये फिल्म हॉरर का भ्रम तो पैदा करती है, लेकिन असल में ये मानव मस्तिष्क और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी DID की एक जटिल कहानी है। एग्जैक्टली। विज्ञान बनाम अंधविश्वास की कहानी। जो सोर्सेज हमने पढ़े हैं वो स्पष्ट करते हैं कि सबसे डरावनी चीज कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है बल्कि हमारा अपना अनसुलझा ट्रॉमा है। हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयां हैं। बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हमारे सोर्सेस कहानी के उस शुरुआती हिस्से पर बहुत जोर देते हैं जहां एक युवा और आधुनिक कपल सिद्धार्थ और अवनी अमेरिका से लौटकर राजस्थान के अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने आते हैं। हाँ, और यहाँ किरदारों का कॉन्ट्रास्ट देखना बहुत जरूरी है ना? सिद्धार्थ का किरदार पूरी तरह से तार्किक है, वो विज्ञान में यकीन रखता है और किसी भी पुरानी दकियानूसी बात को सिरे से नकार देता है। और वहीं दूसरी तरफ अवनी है। राइट। अवनी जो उत्सुक है, चंचल है और लोक कथाओं या इतिहास को लेकर बहुत ही ज्यादा रोमांचित रहने वाली है। तो जब वे हवेली में कदम रखते हैं तो उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है, मंजुलिका की कहानी। एक सदियों पुरानी बंगाली शास्त्रीय नर्तकी जिसे हवेली के उस क्रूर राजा ने मौत की सजा दी थी। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि उसकी आत्मा आज भी हवेली के तीसरे माले के एक बंद कमरे में कैद है। देखो, इस पूरे नैरेटिव में वो बंद कमरा एक मास्टर स्ट्रोक है। अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो कहानी की असली शुरुआत वहीं से होती है। कैसे? उस कमरे पर एक भारी ताला जरूर लगा है, लेकिन हमारे सोर्सेस का जो विस्तृत विश्लेषण है वो स्पष्ट करता है कि असली ताला हवेली के दरवाजे पर नहीं बल्कि वहां रहने वालों के दिमाग पर लगा हुआ है। ओहो, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। परिवार के जो पुराने पुजारी हैं वो बार बार चेतावनी देते हैं कि उस कमरे के पास बिल्कुल मत जाना, लेकिन अवनी की उत्सुकता उस चेतावनी पर भारी बढ़ जाती है। हाँ, वो उस बंद कमरे का ताला तोड़ देती है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है हवा तेज चलने लगती है, पर्दे उड़ने लगते हैं, बैकग्राउंड में तेज और डरावना संगीत बजने लगता है। उस सीन को देखकर कोई भी यही सोचेगा कि बस अब सदियों पुराना भूत आजाद हो गया। लेकिन और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि अगर उस दृश्य को बिना किसी पूर्वाग्रह के सिर्फ विज्ञान के चश्मे से देखा जाए तो वहां कुछ भी अलौकिक या सुपरनेचुरल नहीं हो रहा था। तो फिर वो तेज हवा और पर्दे उड़ना क्या था? ये बहुत ही सामान्य भौतिक प्रतिक्रियाएं हैं। कई सालों से बंद पड़े एक बड़े कमरे का दरवाजा जब अचानक खुलता है तो हवा के दबाव यानी एयर प्रेशर में बदलाव के कारण तेज हवा का अंदर आना या धूल का उड़ना बहुत ही नॉर्मल है। अच्छा, तो मतलब कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं था वहां? बिल्कुल नहीं। लेकिन कहानी सुनाने का तरीका और वो डरावना माहौल इसे एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर बना देता है। इस ट्रिगर के काम करने के तरीके को अगर मैं एक एनालॉजी से समझाना चाहूं तो मनोविज्ञान में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, पिंक एलिफेंट पैराडॉक्स। हाँ, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। इसके अनुसार अगर किसी इंसान से कहा जाए कि कुछ भी सोचना लेकिन एक गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, तो उसका दिमाग सबसे पहले उसी गुलाबी हाथी की छवि बनाता है। एग्जैक्टली। हमारे दिमाग को किसी चीज को नकारने के लिए
पहले उस चीज को अपनी कल्पना में लाना पड़ता है। राइट। सिद्धार्थ के परिवार ने अनजाने में अवनी के दिमाग में वो गुलाबी हाथी डाल दिया था। जिस कमरे में जाने से और जिस कहानी के बारे में सोचने से उसे बार बार रोका गया, उसी ने उसके अवचेतन मन पर सबसे गहरा कब्जा कर लिया। और इसके साथ ही हवेली का जो खालीपन है, जो आइसोलेशन है, वो इस प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। एक विशाल और एकांत जगह का असर। बिल्कुल। जब एक इंसान किसी एकांत जगह में होता है और उसे लगातार एक ही खौफनाक कहानी सुनाई जाती है, तो वो कहानी दिमाग में एक मानसिक बीज बो देती है। क्या बात है। सोर्सेज बताते हैं कि जब अवनी वो कहानी सुन रही थी तो वो डर नहीं रही थी, बल्कि वो मंजुलिका के दर्द, उसके गुस्से और उसकी बेबसी के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर रही थी। तो मतलब वो उस कहानी को एक स्पंज की तरह अपने अंदर सोख रही थी। एकदम सही है। और एक बार जब वो कहानी अवनी के दिमाग में बैठ गई तो उसके बाद तो हवेली का पूरा माहौल ही बदलने लगता है। हाँ, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिसे हमारे सोर्सेज कन्फर्मेशन बायस का नाम देते हैं। कन्फर्मेशन बायस। देखो, जब इंसानी दिमाग किसी एक कहानी या विचार पर पूरी तरह विश्वास कर लेता है, तो वो सिर्फ उसी जानकारी को अहमियत देता है जो उस विश्वास को सच साबित करे। मतलब हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। राइट। बाकी सारी तार्किक बातों को दिमाग नजरअंदाज कर देता है। यही कन्फर्मेशन बायस का मुख्य आधार है। और हवेली में यही सब तो होने लगता है। रात के सन्नाटे में घुंघरू की आवाजें आना, कहीं दूर से बंगाली शास्त्रीय संगीत का गूंजना, अवनी का रात में नींद में चलना। और जब परिवार के लोग ये सब देखते और सुनते हैं तो उनका दिमाग इसे तुरंत मंजुलिका के भूत से जोड़ देता है। ये एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है। बिल्कुल। एक बार जब डर हावी हो जाता है तो लोग संयोग या किसी भी सामान्य दुर्घटना को सीधे अलौकिक शक्तियों से जोड़ देते हैं। परिवार पहले से ही मान चुका था कि दरवाजा खुलने से भूत आजाद हो गया है, तो हर छोटी बड़ी घटना उसी कहानी का सबूत बन गई। सही कहा। अच्छा, एक मिनट रुकिए। मैं आपकी ये सारी साइकोलॉजी और कन्फर्मेशन बायस की थ्योरी समझ रही हूँ। जी, बताइए। लेकिन मुझे यहाँ पर एक गंभीर सवाल उठाना है। अगर हम मान लें कि आवाजें आना या नींद में चलना सिर्फ दिमाग का खेल है, तो फिर वो भारी झूमर पूरे परिवार के सामने कैसे गिर गया? और सिद्धार्थ की चचेरी बहन राधा पर जो जानलेवा हमला हुआ, वो कैसे हुआ? ये तो असली भौतिक घटनाएं हैं ना? इन्हें सिर्फ मनोवैज्ञानिक कह के कैसे खारिज किया जा सकता है? हाँ, ये सवाल बहुत ही लाजमी है और सोर्सेज में इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। क्या ये किसी तरह का मास हिस्टीरिया है, जहां पूरा परिवार डर के कारण अंधा हो गया है? बिल्कुल, इसे मास हिस्टीरिया ही कहेंगे। सबसे पहले झूमर गिरने की बात करते हैं। देखो, ये एक पुरानी सदियों से बिना मरम्मत के खड़ी हवेली है। खंडहर जैसी। राइट। एक भारी धातु के झूमर को सहारा देने वाली पुरानी लोहे की चेन का टूटना एक बहुत ही सामान्य यांत्रिक दुर्घटना यानी मैकेनिकल फेलियर है। अच्छा, तो वो बस एक एक्सीडेंट था? हाँ, लेकिन क्योंकि पूरे घर में एक सांस्कृतिक डर का माहौल बना हुआ था, इसलिए उस यांत्रिक दुर्घटना को तुरंत एक अलौकिक हमले का रूप दे दिया गया। तो यही मास हिस्टीरिया का लक्षण है, जहां एक समूह का डर इतना प्रबल हो जाता है कि तार्किकता पूरी तरह खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। घटना असली थी, लेकिन उसका जो कारण बताया गया वो पूरी तरह से डर से प्रेरित था। और जहां तक राधा पर हुए हमले की बात है, वो कोई भ्रम नहीं था। हमला वास्तव में हुआ था, लेकिन वो किसी भूत ने नहीं किया था। सोर्सेस स्पष्ट करते हैं कि उस वक्त तक अवनी की मानसिक स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ रही थी और उसके भीतर पनप रहा दूसरा व्यक्तित्व पूरी तरह से हावी हो चुका था। ये मास हिस्टीरिया और एक व्यक्ति के गंभीर मानसिक विकार का एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा मिश्रण बन गया था। बाप रे, ये सच में बहुत खौफनाक है। जब अंधविश्वास अपने बिल्कुल चरम पर होता है और परिवार पूरी तरह से हार मान चुका होता है, तब कहानी में विज्ञान की एंट्री होती है। हाँ, सिद्धार्थ अपने मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर आदित्य को वहां बुलाता है और ये किरदार कहानी का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हवेली में कदम रखते ही डॉक्टर आदित्य भूत प्रेत की किसी भी थ्योरी को तुरंत खारिज कर देते हैं। डॉक्टर आदित्य का काम करने का तरीका हॉरर फिल्मों के आम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से बिल्कुल अलग है। हाँ, वो कोई मशीन लेकर नहीं घूमते। बिल्कुल, वो कोई अजीबोगरीब मशीन या EMF मीटर लेकर भूत नहीं ढूंढते। उनका सबसे बड़ा और धारदार हथियार है
उनका ऑब्जर्वेशन, खामोशी से इंसानी व्यवहार को देखना और उसके पीछे के पैटर्न को समझना। और यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब डॉक्टर आदित्य खामोशी से अवनी पे नजर रखना शुरू करते हैं तो जो चीजें सामने आती हैं वो किसी भी रूह कंपा देने वाली कहानी से ज्यादा हैरान करने वाली होती हैं। क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं वो? अवनी, जो एक मॉडर्न लड़की है और जिसने कभी बंगाली सीखी ही नहीं, वो अचानक फर्राटेदार बंगाली बोल रही है। वो रात के अंधेरे में आमी जे तुम्हार गाने पर एक खतरनाक, आक्रामक और एकदम सटीक शास्त्रीय नृत्य कर रही है। और सबसे बड़ी बात, वो मंजुलिका के रूप में सिद्धार्थ पर जानलेवा हमला कर देती है। क्योंकि उस पल में उसे सिद्धार्थ नहीं बल्कि वो जालिम राजा नजर आता है। एग्जैक्टली। इन सारे लक्षणों को देखकर डॉक्टर आदित्य ये खुलासा करते हैं कि अवनी को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी DID है। डॉक्टर आदित्य का ये डायग्नोसिस इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। लेकिन मेरा दिमाग अभी भी इस बात पर अटका है कि एक आधुनिक पढ़ी लिखी महिला का व्यक्तित्व पूरी तरह से एक सदियों पुरानी नर्तकी में कैसे बदल सकता है। नई भाषा, नया हुनर, ये सब अचानक दिमाग में कैसे आ सकता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें थोड़ा न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान की गहराई में जाना होगा। हमारे सोर्सेज बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि DID कैसे काम करता है। बताइए। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये कोई बाहरी साया नहीं है जो शरीर में प्रवेश करता है। जब एक इंसान का दिमाग किसी बहुत गहरे मानसिक या भावनात्मक दबाव यानी ट्रॉमा का सामना नहीं कर पाता तो वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने ही भीतर एक दीवार खड़ी कर लेता है। एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल। अवनी के पास एक बहुत ही मजबूत कल्पना शक्ति थी। हवेली के अकेलेपन और मंजलिका की दुखद कहानी ने उसके अवचेतन मन पर इतना गहरा असर डाला कि जब वो तनाव बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसके दिमाग ने अपनी सामान्य पहचान को बचाने के लिए एक ऑल्टरनेट पर्सोना या एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया। सही कहा। तो इसका मतलब है कि मंजुलिका का वो रूप अवनी का ही एक दबा हुआ हिस्सा था। यही तो इस डायग्नोसिस का मुख्य पहलू है। मंजुलिका असल में वो सब कुछ थी जो अवनी शायद अपने अवचेतन रूप में महसूस कर रही थी, लेकिन उसे बाहर निकालने का रास्ता नहीं जानती थी। जैसे उसका असीमित गुस्सा, गहरा दर्द और खुद को अभिव्यक्त करने की आक्रामक आजादी। वाओ! और रही बात भाषा और नृत्य की, तो सोर्सेज बताते हैं कि इंसान का अवचेतन मन अपने आसपास से बहुत सी चीजें ग्रहण करता है जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। जैसे हवेली में रहते हुए बंगाली किताबें देखना या पुराने संगीत को सुनना। एग्जैक्टली। इन सब को अवनी के दिमाग ने एक स्पंज की तरह सोख लिया था। जब मंजुलिका का व्यक्तित्व हावी होता तो एड्रेनालिन के चरम स्तर के कारण उसके शरीर को ऐसी ऊर्जा मिलती जो सामान्य स्थिति में असंभव लगती। मतलब उसकी आवाज का भारी होना या शारीरिक ताकत का बढ़ जाना सुपरनैचुरल नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये मानव मस्तिष्क और शरीर की असीम क्षमताओं का एक डरावना प्रदर्शन था। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारा खुद का दिमाग हमारे ही साथ इतना बड़ा भ्रम पैदा कर सकता है और हमारी पूरी हकीकत को इस तरह बदल सकता है। हाँ, दिमाग बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अगर ये बीमारी पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है तो उसका इलाज भी तार्किक और वैज्ञानिक ही होना चाहिए। और यही हमें इस डीप डाइव के सबसे रोमांचक हिस्से यानी कहानी के मनोवैज्ञानिक क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। कहानी का अंतिम चरण वास्तव में विज्ञान और सदियों पुराने अंधविश्वास के बीच का एक सीधा टकराव है। परिवार डर से इस कदर कांप रहा है कि वे लोग स्थानीय पुजारी को बुलाकर एक पारंपरिक झाड़ फूक या एक्सोर्सिज्म करवाना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर आदित्य इस विचार के सख्त खिलाफ एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर उन्होंने अवनी के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती की, उसे जंजीरों में बांधा या झाड़ फूंक कर ड्रामा किया तो उसका दिमाग जो पहले से ही 2 हिस्सों में बटा हुआ है वो हमेशा के लिए टूट सकता है। वो हमेशा के लिए पागलपन के अंधेरे में खो सकती है। राइट। इसके बजाय डॉक्टर आदित्य एक बहुत ही नाटकीय, खतरनाक लेकिन शानदार साइकोलॉजिकल थेरेपी सेशन की योजना बनाते हैं। वो हवेली के पुराने राज दरबार को बिल्कुल वैसा ही दोबारा सजाते हैं जैसा वो सदियों पहले था। ये कदम बहुत जोखिम भरा था ना? बहुत ज्यादा। अगर जरा सी भी चूक होती तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल सटीक तरीका था, क्योंकि डॉक्टर आदित्य समझ चुके थे कि मंजुलिका का व्यक्तित्व बार बार इसलिए सतह पर आ रहा है क्योंकि उसकी कहानी अधूरी थी। बिल्कुल। उसके अवचेतन मन को इंसाफ चाहिए था, उसे उस राजा से अपना बदला चाहिए था।
डॉक्टर आदित्य को पता था कि तर्क देकर उस भ्रम को नहीं तोड़ा जा सकता। उस भ्रम को खत्म करने के लिए उसी भ्रम की भाषा बोलनी पड़ेगी। इस क्लाइमैक्स को समझाने के लिए मैं इसे आज के हमारे टेक्नोलॉजी वाले युग के एक बहुत ही सामान्य काम से जोड़ना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल किसी कंप्यूटर को फैक्ट्री रीसेट करने या किसी करप्ट सिस्टम के सेफ मोड में जाने जैसी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया तुलना है ना? अगर सिस्टम में कोई बड़ा सॉफ्टवेयर ग्लिच या गड़बड़ी आ जाती है तो उसे ठीक करने के लिए कई बार उसी वातावरण को सिम्युलेट करना पड़ता है जहां वो ग्लिच पहली बार पैदा हुआ था। डॉक्टर आदित्य ने भी यही किया। उन्होंने अवनी के दिमाग के लिए वो पूरा 200 साल पुराना राज दरबार सिम्युलेट किया। ये तुलना इस जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को एकदम सरल कर देती है। डॉक्टर आदित्य ने उस पूरे माहौल को बूट किया ताकि मंजुलिका का व्यक्तित्व अपने चरम पर बाहर आ सके। और उस क्लाइमैक्स दृश्य में हम यही देखते हैं। अवनी, जो अब पूरी तरह से मंजुलिका के रूप में है, उस दरबार में आक्रामक रूप से नृत्य करती है। हाँ, वो अपने भीतर दबे हुए उस सारे गुस्से, नफरत और दर्द को शारीरिक रूप से बाहर निकालती है। और फिर सही समय पर डॉक्टर आदित्य एक पुतले के जरिए बहुत ही चालाकी से उसे ये विश्वास दिलाते हैं कि उसने राजा का सिर काट दिया है। वो जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि राजा मर चुका है। अवनी के दिमाग को जो चाहिए था वो उसे मिल जाता है, एक पूर्ण भावनात्मक संतुष्टि, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में कैथारसिस या क्लोजर कहा जाता है। दिमाग के लिए ये फर्क करना मुश्किल था कि राजा असली था या नकली। एग्जैक्टली। उसे सिर्फ उस भावनाओं को बाहर निकालने की जरूरत थी। जैसे ही वो क्लोजर मिलता है, मंजुलिका का वो वैकल्पिक व्यक्तित्व टूटकर हमेशा के लिए बिखर जाता है। उसकी जरूरत खत्म हो जाती है क्योंकि अब कोई बदला बाकी नहीं था। और इसके तुरंत बाद अवनी अपनी असली पहचान में, अपनी वास्तविक चेतना में लौट आती है। वो पसीने से लथपथ होकर गिर पड़ती है, लेकिन वो अब आजाद है। उसका दिमाग अब एक है। ये क्लाइमैक्स इतना प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि डॉक्टर आदित्य ने अपनी सूझबूझ से किसी भूत को नहीं मारा। उन्होंने एक भटके हुए, उलझे हुए और ट्रॉमा से ग्रसित दिमाग को ठीक किया। बिल्कुल। ये विज्ञान, गहरी समझ और भावनात्मक आजादी की एक बहुत बड़ी जीत है। इस पूरे इलाज में कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से एक क्लिनिकल प्रक्रिया थी जिसे एक नाटकीय रूप में अंजाम दिया गया। हमारे सोर्सेज पर आधारित इस पूरी चर्चा को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो एक बात बहुत ही साफ तौर पर उभर कर सामने आती है। भूल भुलैया असल में कोई हॉरर कहानी या भूतों की फिल्म है ही नहीं। ये अपने आप में एक बहुत ही कसी हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। राइट। इस कहानी का असली भूत हवेली की दीवारों में नहीं था। वो हमारा खुद का दबा हुआ डर है, हमारी सांस्कृतिक कंडीशनिंग है जो हमें बचपन से डराती आई है, और हमारी अनसुलझी मानसिक कमजोरियां हैं। इस विश्लेषण से ये बात सिद्ध होती है कि कैसे सुनी सुनाई बातें, पीढ़ियों से चला रहा अंधविश्वास और एक डरावना एकांत माहौल किसी भी इंसान की सच्चाई को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। एक बार जब अवचेतन मन किसी चीज पर विश्वास कर लेता है तो शरीर और दुनिया उसी हकीकत को जीने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी, एक ऐसा सवाल जो शायद सुनने वालों को अपने रोजमर्रा के जीवन और आसपास की दुनिया को देखने के तरीके पर सोचने के लिए मजबूर कर दे। अच्छा, ये सुनना दिलचस्प होगा। जरा सोचिए, अगर राजस्थान की एक एकांत हवेली में सुनाई गई सिर्फ एक पुरानी कहानी, एक आधुनिक, पढ़ी लिखी और तार्किक महिला के पूरे मानसिक अस्तित्व को इस कदर बदल कर रख सकती है कि वो एक नई पर्सनालिटी बना ले, तो आज की इस आधुनिक डिजिटल दुनिया के बारे में सोचिए, जहां हम हर रोज, हर घंटे अपने फोन की स्क्रीन पर अनगिनत भ्रामक खबरें, नफरत पैदा करने वाली कहानियां और डर फैलाने वाले वीडियो देखते रहते हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। राइट। हम लगातार अपने दिमाग को ये सब दे रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर हमारे अवचेतन मन में कौन सी नई पर्सनालिटी या कौन सा नया भूत पैदा कर रही हैं? ओहो, इस नजरिए से देखा जाए तो असली भूत अब पुरानी हवेलियों के बंद कमरों में नहीं रहते। वो अब हमारे स्क्रीन्स और हमारे दिमाग के बीच की उस खाली जगह में पनप रहे हैं। बिल्कुल। और शायद इसीलिए आज के समय में सबसे डरावनी जगह बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग की गहराइयां हैं। तो अगली बार जब कोई डर सताए तो बाहर देखने से पहले एक बार अपने अंदर जरूर झांक कर देखिएगा।